होगा। कुछ इन्हीं पंक्तियों को अपने मन में बसाए सीकर के जेठी गांव में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए पैरामिलिट्री फोर्स के हवलदार हरि सिंह काजला के शहादत दिवस को प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया गया। सन 1984 में पंजाब में खालिस्तानियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हरि सिंह काजला के शहादत दिवस पर ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सेना के उस अधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पर पैना पड़ा नागरे अरे धोरा वाला देश जागर बोरा वाला देश जागर ऊंटा वाला देश जागर शहीदा वाला देश जागर कैरा वाला देश जागर शहीदा वाला देश जागर बोरा वाला देश जागर भोगा वाला देश जागर उठ खोले उड़ी दिया खड़ल्या नैनारी मीठी नींद छोड़ रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ थारी आख्या में राज रिहा जंजाल सुहानी रात तू कोट बनावे उड़ जुगरा तू कोट बनावे उड़ जुगरा चुनोड़ी बोधी पातरा रे पर बीत गयो सो गयो बीत पड़े बीत गयो सो गयो बीत अब उनरी झूठिया से त्याग रे धोरा वाला देश जागर शहीदा वाला देश जागर देखे मिनक मुरझाए रहो मरण से मुश्किल है जीणू खड़ी हवेलियां हंसे आज इन झोपड़ियां को दुख दूणू धनवाड़ा थारी काया का भक्षक बनता जाब है तू जाग खेतरा रखवाड़ा तू जाग खेतरा रखवाड़ा बाड़े खेत न खावे है रे जका उजाड़े झोंपड़ियां जका उजाड़े झोंपड़ियां उन महला के तू लगा आग रे शहीदा वाला देश जागरे कैरा वाला देश जागरे भोगा वाला देश जागरे खांगा के लाग्यो आज काट खूंटा पर टकिया धनुष तीर ए लोग मरे भूखा मरता भोगा मरुड़ता फिरे भीर थे उठो मजदूरो किरसाना ऊंटा पर कसलियो जीन रे या नफा खोर दलाला ने या नफा खोर दलाला ने कर दो कोड़ी का तीन तीन रे फड़ किचर कालिए सापारो फड़े किचर कालिए सापारो सो आज पीवे है झर जागरे सईदा वाला देश जागरे करसा वाला देश जागरे जय जवान जय किसान ए इनकलाबरा अंगारा इनकलाब जिंदाबाद ए इनकलाबरा अंगारा छिलगाम दिलरी दुखी लाए सर ए इनकलाबरा अंगारा सिलगाम दिलरी दुखी लाए कटेवा साहब अब छाटा छिड़क्या नहीं बुझे जो डूंगर लागी आज लाए अब दुनिया वाला एक असा धोरारी धरती भूजला सदा देवतारा सेवक सदा देवतारा सेवक पर आज मिनख ने पूजला रे हरि सिंह जी को पूजा नहीं पूजा पूजा ना जड़ूला अठे उतारा करो अर भीलड़ी ग्राम है गंजोड़े की जात
ठे दिया करो हम बड़ा कोई देवता को नहीं। हनुमान जी ने फोटो भी देखे, देखी गई शक्ल कैसी, ये जीते जगते देवता हैं, इनको नमन करो अगर कुछ आगे करना है और देश के लिए समर्पित होना है तो। इसलिए इनकलाब अंगारा सिलगाम दिनरी दुखी लाए, अब छाटा छिड़क्या नहीं बुझे जो ढूंगर लगी आज लाए। अब दिन आवेला एक सा धोरारी धरती धुजला, सदा देवता रा सेवक पड़े आज मिनख ने पूजला रे। इन सदा सुरंगी मरुधरा सुत्योड़ा जाग्या आज भाग रे। धोरा वाला देश जागरे, मोरा वाला देश जागरे, छाती पर पैना पड़ा नागरे। धोरा वाला देश जागरे, धोरा वाला देश जागरे, शहीदा वाला देश जागरे, करसा वाला देश जागरे, मोरा वाला देश जागरे, ऊंटा वाला देश जागरे, ठोगा वाला देश जागरे, बैला वाला देश जागरे, शहीदा वाला देश जागरे। नमस्कार, थैंक यू राम राम साहब। कॉरिडोर और 50 मीटर चौड़ा कॉरिडोर जो पंजाब से शुरू होता है, शेखावाटी के बीच से जाते हुए मारवाड़ तक जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वीर भूमि, यहाँ के कण कण में शौर्य और शहादत है। यहाँ के हर एक नौजवान को, चाहे वो सेना में है, चाहे भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है, उसकी वीरता और उसके शौर्य की बराबरी इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक सेना के एक जवान को जिस दिन वो सेना में भर्ती होता है, एक कसम लेता है। ये कसम लेने के बाद ही उसे वर्दी पहनने का अधिकार मिलता है और वो कसम लेता है इस देश की नाम की, इस देश के संविधान की, इस देश के राष्ट्रपति के नाम से ये कसम लेता है कि मैं राष्ट्रपति महोदय के हुक्म या उनके निर्धारित किए हुए अफसर के हुक्म मिलने पर, चाहे जल, आकाश और धरती के जरिए जहां पर मुझे भेजा जाएगा वहां जाऊंगा। ऐसा करने में चाहे मुझे मेरी जान निछावर करने पड़ी तो मैं खुशी खुशी अपनी जान निछावर कर दूंगा। ये सैनिक का पहला कदम होता है और इसी डीएनए को लेकर के सेना के जवान आगे बढ़ते हैं और खास करके इस वीर भूमि शेखावाटी के नौजवान, इस शेखावाटी के दृढ़ बांकुरे, जिनकी वीरता की कहानियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। एक मुझे किस्सा याद आता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ सेना के जो नौजवान हैं या इस शेखावाटी के नौजवान जो सेना में हैं वही वीरता के पात्र हैं। यहाँ का हर एक जवान, यहाँ का हर एक नौजवान, यहाँ की हर एक बालिका में ये जुनून है और इसीलिए आप देखेंगे कि इस शेखावाटी के अंदर जितनी तैयारी एक डिफेंस में नौकरी के लिए होती है, सेना में जाने के लिए होती है, उसका नंबर कहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, आरएएस से ज्यादा है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग, बच्चे मन लगा करके इस सेना के अंदर भर्ती होना चाहते हैं और ये उनको जुनून को दिखाता है। इसी शौर्य की एक कहानी क्या है, ये एक सच किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा कि सेना का जो जवान है वो सेना में रहते रहते ये ही नहीं कि वो बॉर्डर पे रहता है तो ही उसमें दुश्मन को मारने का जज्बा, इस देश की रक्षा का करने का वो जो जिम्मा उसके हाथ में है, वो जब छुट्टी आता है या कहीं अपने गांव में जाता है तो उसको जज्बा, उसका जुनून कम नहीं होता है। 1979 के समय की मैं एक किस्सा आपको बताऊंगा कि जब भी जवान छुट्टी जाते हैं तो एक जगह होती है ट्रांजिट कैंप, वहां पे इकट्ठे होते हैं श्रीनगर में और उसके बाद में गाड़ियों में बैठ करके वो
जम्मू रेलवे स्टेशन आते हैं और वहां से छुट्टी जाते हैं। ऐसा ही एक 3 टन था जिसके अंदर तकरीबन 27-28 जवान, देश के अलग अलग कोने के जवान छुट्टी में उस कॉन्वॉय का हिस्सा थे। और वो कॉन्वॉय की वो गाड़ी उधमपुर के पास आते आते खड्डे में गिर गई और उसके अंदर सारे के सारे जवान शहीद हो गए। सिर्फ 2 जवान जिंदा रहे। एक का नाम था अब्दुल हमीद जो तमिलनाडु का रहने वाला था और दूसरा था शार्दुल सिंह जो पंजाब का रहने वाला था। ये दोनों जवान सिर्फ उसी दिन सुबह मिले थे और उस गाड़ी में सिर्फ उनकी 3-4 घंटे की जान पहचान और दोस्ती थी। इससे पहले वो कभी नहीं मिले थे। जो ही वो एक्सीडेंट हुआ उन दोनों को बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस जर्नी के दौरान शार्दुल सिंह जो पहली बार, उस समय ये टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, वो अपनी सगाई के लिए अपने घर जा रहा था। उसने अपनी होने वाली पत्नी की सिर्फ फोटो देखी थी और वो उसने अब्दुल हमीद को बताया कि भाई साहब मैं अभी घर जा रहा हूँ, मेरी सगाई होगी, इतनी सुंदर लड़की है और मैं इससे पहली बार मिलूंगा, इसको मैं पहली बार देखूंगा। भगवान की विडंबना देखिए कि शार्दुल सिंह की दोनों आंखें उस एक्सीडेंट में चली गई, वो बिल्कुल अंधा हो गया। और अब्दुल हमीद को बहुत इंटरनली बहुत चोट लगी थी और वो DI लिस्ट पे ICU में था। जब उसे पता लगा कि वो अभी ज्यादा दिन नहीं जिएगा तो, और ये भी बताया कि सिर्फ आप 2 लोग जिए हो और दूसरे की आंखें चली गई है और आपकी तो जान को बिल्कुल ही खतरा है। तो अब्दुल हमीद ने जो ड्यूटी डॉक्टर था उसको बताया कि साहब मेरे साथ एक जो दूसरा शार्दुल सिंह था जो मेरे साथ था, आप क्या उसे यहां मेरे पास ला सकते हो? शार्दुल सिंह को जब वहां लाया गया तो उसने देखा कि इसकी दोनों आंखें गई हुई हैं। तो अब्दुल हमीद ने उसी समय एक फॉर्म भरा और वो अपनी दोनों आंखें उसने शार्दुल सिंह को डोनेट करने का फॉर्म पे साइन किया और अब्दुल हमीद को बोला कि जा। अब्दुल हमीद ने बोला कि शार्दुल सिंह जाओ, तुम अपनी होने वाली पत्नी को जरूर देख सकोगे मेरी आंखों के द्वारा और तुम हंस तो नहीं जा सकते हो, परंतु उसने तमिलनाडु में कोई एक जगह का नाम लिया, एक दरगाह का नाम लिया कि वहां तुम जरूर जाना। इसके बाद शार्दुल सिंह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसी ऑपरेशंस के दौरान जिसमें हमारे शहीद हरि सिंह जी ने शहादत दी थी, उसी समय उन्हें फिर एक आंख में चोट लगी और एक आंख जो उन्होंने अब्दुल हमीद की दोनों आंखों में से एक आंख चली गई। उसके ठीक 1 साल बाद शार्दुल सिंह अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के तमिलनाडु गया और दरगाह में जाकर के नमन किया और अब्दुल हमीद को याद किया। तो ये लगाव होता है फौजियों के अंदर, ये लगाव होता है एक फौजी के, ये फौजी का DNA है। समय काफी हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, परंतु एक बात मैं आप युवाओं को और जो यंग बालिकाएं लड़कियां हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से हरियाणा को ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से यहाँ से 100 किलोमीटर के पहले हरियाणा की सरहद शुरू हो जाती है। वहां के लड़के और लड़कियां आज कुश्ती में, बॉक्सिंग में अपना नाम कमा रहे हैं। हम वैसा ही रहने सहन हमारा वैसा है, वही किसान परिवार से हम लोग आते हैं, परंतु खेलों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। खास करके वो बच्चे जिनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और खेल में आगे का परफॉर्मेंस करने का उनमें जुनून है, तो जरूर खेल की तरफ अपना ध्यान दीजिए। कितनी सारी किसानों की बच्चियां कुश्ती में गोल्ड मेडल लाई हैं, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाई हैं और कितनी सारी लड़के और लड़कियां बॉक्सिंग में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना है इस बात के लिए
और सिर्फ जाकर के डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लेना और 3 साल के बाद फिर कुछ करने के लिए नहीं है। और इस तरह का जो कोचिंग है उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। आपको मैं ये बता दूं कि सीकर, झुंझुनू और चूरू में तीनों जिलों के अंदर मिला करके तीनों सेनाओं के अंदर एक साल में 2000 से 3000, मैक्सिमम 3000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन नहीं हो सकते। ये हमारी वैकेंसीज होती हैं। ये नहीं है कि हमारे सारे के सारे झुंझुनू, सीकर और चूरू के लोग चले जाएंगे। वो 3000 बच्चों के सिलेक्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिफेंस एकेडमी में 2 से 3 साल अपना समय कोचिंग में लगा रहे हैं। तो इस कोचिंग के साथ साथ अपना आपको खेलों में भी लगाइए। और अगर आपका सेना में नाम नहीं आता है तो कम से कम आप खेल में नाम कमा सकते हैं और दूसरे किसी फील्ड में आगे जा सकते हैं। अब वो समय आ गया है जब शेखावाटी की लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो। और वो दिन दूर नहीं है जब सारे के सारे पदों पे, उच्च पदों पे शेखावाटी के लड़कों की तरह लड़कियां भी आगे जाती रहेंगी। तो इसलिए ये युवाओं को मैं इतना क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह से अपनी तैयारी को ठीक नहीं करोगे और ऐसे ही रहोगे तो वो दूर कोने की ताने रोटी पोड़े पड़ेंगे, अरे भाई नौकरी करेंगे। अंत में मैं फिर एक बार हमारे नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद इस शहादत के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप यहाँ हाजिर हुए और आप पूरे समय इस प्रोग्राम में बैठे रहे और सब वक्ताओं को सुना और आपने अपनी बातों से वक्ताओं को और सब गांव निवासियों को फौज के बारे में और शहादत के बारे में बताया। भगवान सुभाष जी और वर्मा जी, आपको मैं ये बता दूंगा कि जो वीर योद्धा, जो शहादत शहीद ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, वो चुपचाप ऐसे प्रोग्राम में जब नेता आते हैं तो उन्हें शांत ब्लेसिंग देते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोग अपनी राजनीतिक क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आप इससे भी ऊंचा ओहदा जब आपको मिलेगा तो इन शेखावाटी के सैनिकों को और शेखावाटी के किसानों को हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना। ताराचंद जी तो अभी भी बने हुए हैं। एक बार फिर शहीद की वीरांगनाओं और शहीद परिवार और इस वीर भूमि जेठी के भाई बहनों को सबको सलाम। और भारत वर्ष के आने वाले इतिहास में आपके नौजवान और युवा फिर और अलग अलग फील्ड में नाम कमाएंगे और देश की रक्षा करते हुए बहुत उच्च कोटि का शहादत देंगे और हमेशा अपना देश के तिरंगे का मान रखेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। मंच पे ताराचंद भाई साहब जी और हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बुजुर्ग, जब शिशुपाल जी ने सीकर की असली ताकत जो पूरी सामने बैठी है, सीकर झुंझुनू जिले की, जब शिशुपाल जी भाई साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि जेरठी गांव में शहीदों का प्रोग्राम है 7 तारीख को और आपने हाज़िरी देनी है, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं 4 से लेकर 6 जून तक काफ़ी बिजी हूँ, भटिंडा में कुछ प्रोग्राम में था, बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो मेरे को बता रहे हो ये कटेवा साहब को समझा दो। तो कटेवा साहब को ऐसी कोई बात समझाना बड़ा मुश्किल है कि मैं जो है तो जब हम गोल्फ खेले तो मैंने उनसे पूछा कि कितने बजे जाना है। मेरी ट्रेन जो है जयपुर 6 बजे पहुंचती है
अब पता नहीं कि मैं लेट हो गई तो पहुंच पाऊंगा कि नहीं, तो कह रहा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और मेरे को ये भी नहीं पता, मैं अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं सीकर उतर जाऊंगा, कुछ रिश्तेदारी हैं तो वहाँ रह लूँगा, फिर आ जाऊँगा जेरठी गाँव में। और कह रहे ठीक है, तेरे को सीकर में रिसेप्शन का हम अरेंजमेंट कर देंगे, विदाउट नोइंग कि वो ट्रेन सीकर होके जाती नहीं, वो तो कहीं नौखा मंडी, देशनोक और ये इधर मेड़ता रोड से जाके फुलारा। सो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था। तो रेलवे विभाग का आज सौभाग्य, उन्होंने मेरा सौभाग्य उन्होंने जयपुर टाइम से पहुंचा दिया और मैं यहाँ पे आपके सही टाइम से, जो आपने टाइम दिया था, हम दोनों यहाँ पहुँच गए। ताराचंद भाई साहब कह रहे थे कि मेरे को बता रहे थे थोड़ा शेखावटी के बारे में। मैं ताराचंद भाई साहब थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा और सुभाष जी से। मेरा आपकी जो शेखावटी की जो वीर भूमि, लोग बहुत बातें करते हैं दूसरे एरिया की, राजस्थान की, मेरा उससे उतना गहरा नाता नहीं रहा, पर शेखावटी रीजन से और आपके रीजन से बहुत गहरा नाता है। मैं अगर आप भूगोल की बात करें, मैं आपके राजस्थान के एक गांव को गिना सकता हूँ। मैं इतना घूमा हूँ टीलों में, जब से मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ। मेरी वाइफ तो शेखावटी बोल रहे थे कि शेखावटी मेरे घर में है। मेरी वाइफ नया सर की हैं, झुंझुनू की, और कस्बा उससे गोद से बिलोंग करती हैं। कटेवा साहब से मेरी मुलाकात कभी फौज में नहीं हुई, बट इनके गांव से मेरी मुलाकात इनसे पहले हो गई थी बख्तावरपुरा में। बिकॉज जो डॉक्टर काशीराम वर्मा जी, जो मेरी वाइफ के सगे फूफा जी हैं, उनके छोटे बेटे की जो ससुराल जो है बख्तावरपुरा में है। तो मैं उसी बारात में गया था पहली बार बख्तावरपुरा में कि यहाँ कैसे लोग हैं। तो मैं इतना यहाँ घूमा हूँ इतना, तो मेरे को खेलों में वैसे काफ़ी रोल्स दिए हैं इस एरिया में। बजरंग जो है, जो आपके आर्मी वाले हैं, वो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं इंडिया टीम में रोइंग किया हूँ 5-6 साल। तो मैं भले ही इस मिट्टी में कहता हूँ पैदा नहीं हुआ सौभाग्य, बट इस मिट्टी से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ। दूसरा, मैंने शिशपाल जी भाई साहब और कटेवा साहब का हुक्म माना कि मैं खीमसर में आया था जब ये प्रोग्राम हुआ था 22 जुलाई को, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट। मैं 30 जून को रिटायर हुआ और उसके 22 दिन बाद वहाँ था। और मैंने आज का प्रोग्राम देखा। सर्विस में मैंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं जिस अपॉइंटमेंट में हम रहे हैं। 4000 5000 रिटायर्ड लोग बैठे हैं, पर जिस तरीके का प्रोग्राम खीमसर में मैंने देखा और जिस तरीके का प्रोग्राम आज मैं देख रहा हूं यहाँ पे, मैंने ऐसे प्रोग्राम नहीं देखे अपनी लाइफ में। और मैंने बहुत प्रोग्राम देखे, अभी भी जाता हूं मैं एक सर्विस रैली में, अपने एरिया में भी बहुत देखा हूं, मैंने ऐसे प्रोग्राम नहीं देखे। मैं आपको आपकी खासियत 2-3 शेयर करूंगा। किसी भी सैनिक को सबसे पहली चीज पैसा, अलाउंसेस, पे जरूरी है जिम्मेवारियां निभाने के लिए, घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। पर किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ी कोई चीज है प्यारी, वो है सम्मान और इज्जत। और जो देश, जो समाज सैनिक का सम्मान करता है, वो समाज और देश हमेशा अखंड रहता है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। आप लोग ये एरिया जो है जेरठी, कूदन, खीमसर, ये पूरा जितना एरिया शेखावटी का, आपके संस्कार हैं। आपको संस्कार विरासत में मिले हैं कि आप अपने सैनिकों का और सैनिकों के शहीदों का और उनके परिवारों का सम्मान करना जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं ऐसा माहौल जहां इतनी गर्मी में इतनी शांति से बिना हिले, इतनी माताएं वो भी घूंघट डाल के, चाहे पता नहीं कितनी गर्मी लग रही है, ऐसे उसमें शांति से बैठे हैं, सुने कि अगर ये चीफ गेस्ट का भाषण खत्म हो तो हम तब यहां से उठाएंगे। इतनी शांति, इतना पेशेंस मैंने किसी और चीज में नहीं देखा। दूसरी बात, स्मारक बनाना बहुत आसान है, पर इनको मेंटेन करना सबसे कठिन काम है। मैंने बहुत स्मारक देखे कि उनका क्या हाल होता है जब एक बार उनकी ओपनिंग हो जाए, और उनकी बहुत देखा, कारगिल के शहीदों के देखें, आर्मी में देखें, पर जिस तरीके से आपने मेंटेन किए हुए हैं, वो चिल्का का वहां खीमसर में, और ये दोनों, बहुत दिल खुश हो जाता है देख के, क्या ये हालत है, ये ऐसा होता है सम्मान, और ऐसे होते हैं स्मारक, और ऐसे होते हैं उनकी जिम्मेवारी निभाना। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से आता है।
और तीसरी चीज जो बहुत पेनफुल है किसी भी सोल्जर के लिए, आप दर्द समझ रहे हैं, जो हम लोग कमांडर हैं, कि हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात कोई पूछे फौज में क्या होता है कि अपने शहीद सैनिक की बॉडी को कंधा देना। इससे बड़ा कोई दुख का होता नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं और हम सिर्फ 24 घंटे शोक मनाते हैं, 24 घंटे। उसके बाद फिर हम शोक नहीं मनाते, फिर हम दूसरे कामों में, साधन जुटाने में और जिम्मेदारियां निभाने में लग जाते हैं। जिस तरीके से आप अपनी जो वीर नारी और वीरांगनाओं की इज्जत करके और जिस तरीके से इनको सहारा देते हो और जिस तरीके से मंच पर आके सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं, इतना देखा है मैंने, हमारी वीर नारी को और वीरांगनाओं को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो परिवार से, सबसे बड़ा खतरा है ना हम लोगों को परिवार से। हमने गांव-गांव में जा जाके उनकी जमीनें दिलवाई है कि अगर इसकी जमीन की तरफ किसी ने उंगली उठाई ना, गोली मार देंगे। पेटों से बचाया है हमने उनको। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसी क्षेत्र का। दिवाली मनाने के लिए परिवार जो है बुड्ढे को ईसीएचएस के सामने छोड़ाया था कि एडमिट नहीं करते तो हम यहाँ छोड़ के आ रहे हैं, कम से कम हम दिवाली तो मना लें। ये सम्मान नहीं है। अगर परिवार ही उसको उस हालत में ला देगा। छोटा सा बाइक आपको लिखा, बिकॉज रामचंद्र भाई साहब ने एक वो छेड़ा था मुद्दा, जो डिफरेंस है ना, जो शहीदों का, वीर नारी का। आर्मी में भी दो हैं, एक बैटल कैजुअल्टी होती हैं जिनको हम वीर नारी बोलते हैं, और एक वीरांगनाएं होती हैं जो नॉन बैटल कैजुअल्टी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है जैसे एक्सीडेंट में। उनकी पेंशन और जो गवर्नमेंट एड और जो नौकरियां मिलती हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की ही डेथ होती है, दोनों ही देश की सेवा में गए, पर जो फैसिलिटीज हैं, तो ऐसी हमारी बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी पेंशन ऑर्डिनरी पेंशन है। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये कहा कि साहब इससे तो मेरा घर नहीं चलता। तो हमने कहा क्या करते हो आप? हमारी जो बोलता हूँ विधवा, किसी के घर में जाके, और यहाँ की बात नहीं, यहाँ इस एरिया में कभी हो नहीं सकता, गोवा की बात बता रहा हूँ आपको, दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करके अपना घर चला रही थी। शर्म की बात है हम लोगों के लिए। मैं तो उस दिन जब उसने बोला, मैं आधा गड़ गया था, वर्दी में था उस दिन। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी मनोहर पारिकर, वो गोवा के ही थे, वो साथ में चीफ मिनिस्टर थे। हमने उसको एमएच में नौकरी दी। फिर फैसला किया कि जितनी इस कैटेगरीज में हैं उनको इकट्ठा करें और उनके लिए हम स्कीम लाएं जो कि गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट नहीं है। उसको आधी पेंशन मिलती है, जो स्पेशल पेंशन मिलती है वो वीर नारी को मिलती है, बैटल कैजुअल्टीज को। उनको ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है, उसमें घर और परिवार और बच्चों को नहीं पाल सकते। अगर आपकी नजर में, करेवा साहब प्रेसिडेंट हैं एक्स में राजस्थान लीग के, मैंने सबको भी बोला है, आप लोगों को मैं बोलता हूं अभी, अगर आपकी नजर में कोई भी ऐसी वीरांगना है जो अपना पालन पोषण करने में नहीं है, आप हमें बताएं, हम लेंगे उनकी जिम्मेवारी। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम में जुट जाएंगे, पर हम इंश्योर करेंगे, पहले आप लोग इंश्योर करेंगे, समाज इंश्योर करेगा कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, और फिर हम लोग जुट जाएंगे आपके साथ में, इंश्योर करेंगे कि वो इज्जत की डिग्निफाइड लाइफ जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने बच्चों को जो शादियां करने में और उनका गुजर बसर हो सके, ठीक से परिवार को चला सके। और नौकरी अगर मिलती है तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी है, आप हमारे उसमें लेके आए, जो हमारी ताकत, जो कैपेबिलिटीज हैं, हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, उसके लिए। आज का और भी अब जो 2-3 बातें करने का मौका है आपसे, क्योंकि ये प्रेरणा दिवस है। जो हुआ सो हुआ, पर हम उससे सीखें क्या? काफी बातें यहां लोगों ने करी, मैं आपसे 3 मुद्दों पर बात करूंगा। वो 3 मुद्दे जो सबके किसान परिवार के बहुत, जो बच्चों के बहुत नजदीक होने चाहिए। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जाटोका गांव है, जिसमें जब मैं पढ़ता था 13 घर थे, लाइट नहीं थी। हम जो है वो लालटेन में पढ़े हैं, जो कैरोसिन के दिए जला के पढ़े हम लोग। सिर्फ इतना किया हमारे फादर ने, किसान होते हुए, जो अंगूठा छापते, ऐसे अंगूठा लगाते थे कि हमने सिर्फ IIT रुड़की भेज दिया।
IIT रुड़की जब एक बार मैं चला गया सिविल इंजीनियर बनने, काया पलट गई। आज सारे के सारे लोग आज ये हालत है कि हमारे परिवार में खेत और घर संभालने के लिए कोई नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में गांव में जाके खेती कर रहा हूं, अपना घर संभाल रहा हूं, उनको सारे कहीं ना कहीं से जुड़ गए। किस लिए? शिक्षा। जिस कौम ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं कूदन गया था, आपका देखा स्कूल, बहुत खुशी है कि आप ये फंक्शन है कि स्कूल में कर रहे हो, आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हो। जिस कौम ने, जिस परिवार ने, जिस समाज ने शिक्षा का महत्व समझ लिया, वो हमेशा तरक्की करेगा। और जिस दिन आपने शिक्षा का महत्व कम कर दिया और पॉलिटिक्स को अपने घर में ज्यादा ले आए, आप मान लेना, बात मान लेना, देर है पर जिस दिन होगा ना, ऐसे गिरते हैं। महाराजाओं को, युवराजों को ऐसे गिरते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शिक्षा का महत्व नहीं समझा। बड़ी अच्छी बात हुई थी यहाँ पे IPS IAS बन रहे, बहुत सारे बने, और किसान के बच्चों में वो जब चाहे, बिकॉज हमें आता है कि तंगी में कैसे पढ़ना है, कम साधनों से कैसे गुजारा करना है, बिकॉज उन्होंने अच्छा आता है। तो एक तो शिक्षा, बहुत तरीके से हम जुड़ सकते हैं आपके साथ में अगर मदद करनी हो तो। दूसरा है सेहत। मेरा ऐसा मानना है कि किसानों के बच्चों की सेहत सबसे अच्छी होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोई खिलाड़ी नहीं था, बट क्योंकि पहलवान का बेटा था, वो रेसलिंग करते थे और खाने पर ज्यादा जोर था, और इंजीनियरिंग करते हुए भी मैं खिलाड़ी बन गया। और ऐसा खिलाड़ी बन गया कि मैं 6 साल इंडिया टीम के लिए खेला, कुछ नहीं किया फौज में। IIT में इंजीनियर बन के फौज में आके खिलाड़ी बन गया। किस लिए? कि मैं किसान के परिवार में पैदा हुआ था। सेहत, खिलाड़ी बना किस लिए? सेहत। और यह शिक्षा, सेहत, अच्छी सेहत अगर हमारे बच्चों की हो, उनको अच्छा खाना मिले और थोड़ा डिसिप्लिन हो और खेलों की तरफ रुझाव हो, तो वो एक संपूर्ण, जिसको बोलते हैं ना नागरिक, एक खिलाड़ी में बहुत कैपेबिलिटी होती है बहुत कुछ बर्दाश्त करने की। कैसे टीम बनाई जाती है, अप एंड डाउन कैसा देखना है, वो थोड़ा हार गया भी फिर उदास नहीं होगा, फिर लग जाएगा, तो वो झेल सकता है काफी चीजें। हार को बड़ी आसानी से खिलाड़ी स्वीकार कर सकता है। तो जो एबिलिटी टू कोप, जो आपकी ग्रोथ में आगे बहुत एक मुद्दा बन जाती है कि नॉलेज है बट उसमें एबिलिटी टू कोप नहीं है, वो आएगी आपको ऐसे माहौल में रहने से, और वो खेल सिखाते हैं आपको। तो जहां शिक्षा है और जहां सेहत है, और सेहत खेलों के थ्रू आती है, ऐसे हम लोग माहौल पैदा करें। और लास्ट में है मेरा वर्ड संस्कार, कि हम ऐसे संस्कार दें अपने बच्चों को जो राष्ट्रहित में हो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, पर मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्रहित से बड़ा कोई संस्कार नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों में राष्ट्रहित सिखा दिया तो आपने संस्कार भर दिए। जब इसको राष्ट्रहित समझ में आ जाएगा, उसको बुजुर्गों की इज्जत करना समझ में आ जाएगा। और जिस परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होती है, जिस परिवार में महिलाओं की इज्जत होती है, वो परिवार हमेशा सफल और तरक्की करता है। वो परिवार कभी टूट नहीं सकता। तो जिस संस्कार की हम बात कर रहे हैं कि जहां बड़ों की इज्जत, तो उसमें अपने आप राष्ट्रहित घुसेगा। फिर उसको कोई भी पॉलिटिशियन रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी उसको हिला नहीं सकता अपने मुद्दे से कि साहब आप मेरे से, वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मैं उनसे राष्ट्रहित की बात करूंगा। JP नड्डा साहब हमारे घर आए थे, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वैशाली नगर में जहाँ मैं रहता हूँ, तो उनके साथ सतीश पुनिया भाई साहब और जितनी बीजेपी के पदाधिकारी हैं राजस्थान के, वो भी आए थे। तो सर वहाँ पे मौजूद थे। हमने सर को सारा पता है, तो प्रेजेंट थे, एक बात नहीं करी पॉलिटिक्स की, एक बात। न उन्होंने कहा कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, न मैंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं। सिर्फ राष्ट्रहित की बात हुई। हमसे पूछा, सर से पूछा कि आप ये बताइए, आर्टिकल 370 को जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या राय है, आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा करिए। सतीश पुनिया भाई साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं अभी, बिकॉज दोस्ती वहीं से शुरुआत हुई। मैं हर एक प्रोग्राम में जाता हूं, वो उनकी बातें मतलब हो सकता है कभी पॉलिटिक्स की हो, हम जाते हैं राष्ट्रहित की बातें करते हैं। क्या आपने बुलाया हमें प्लेटफॉर्म पे, मंच पे आए हैं, बट हमारा एक ही मुद्दा है, राष्ट्रहित। अगर हमारी ये सोच बनेगी कि हम उनके साथ जुड़ेंगे जो राष्ट्र के साथ जुड़े हैं, तो हम कभी धोखा नहीं खा सकते।
और हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी उसके लिए नहीं ले सकती। लास्ट जो फौजी कम्युनिटी यहां बैठी है मेरे, उनसे यही है कि संगठन अगर आर्मी एयरफोर्स में फर्क नहीं मानता, बिकॉज हम लोग जो सामरिक ताकत है, हमारी जो पूरी संपूर्ण ताकत जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसमें सारे लोग आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस सबके रोल लगे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये सब हार्ड पावर का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी साइंस ये सब देश की हार्ड पावर उसका एक हिस्सा है, सॉफ्ट पावर अलग है। आप लोग ये जहां बैठे हो सारे, आप देश की सामरिक शक्ति जो है उसका एक हिस्सा है। आप अपनी वैल्यू समझिए, बच्चे देश की जो ताकत का एक हिस्सा है। तभी तो मैं ये नहीं करा कि मैं बीजेपी का आदमी बोल रहा हूं, तभी प्रधानमंत्री बोलते हैं होल ऑफ नेशनल अप्रोच। और वो जब आएगी जब आप एक संगठन बनाएंगे, संगठित रहेंगे। धर्म के नाम पे समाज को तोड़ना, पर बहुत सारी बातें होती हैं। आप अगर समाज में विघटन लाओगे किसी भी रीजन से, दैट मीन्स आप देश की ताकत को कमजोर कर रहे हैं और आप एक उसका हिस्सा बन रहे हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, यहां से खत्म करने से पहले, जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में जो जहर फैलता है, आप उसका हिस्सा न बने। जो सोशल मीडिया में जहर फैलता है, आप उसका हिस्सा नहीं बने। आप वेरीफाई करें, बहुत जहर फैलता है, लोग हैं इसमें लगे हुए दिन रात, पता नहीं क्या क्या कैंपेन चला रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, साइबर वॉरफेयर चला रहे हैं, ऐसा दिमाग खराब करने के लिए लोगों का। आप उसका एक हिस्सा न बने। आप अपनी समझ, अपनी सोच लगाएं और फिर जानकारी करें कि ये जो हो रहा है ये राष्ट्र हित में हो रहा है या राष्ट्र के खिलाफ हो रहा है। और अगर राष्ट्र हित में हो रहा है तो साथ दें, और अगर राष्ट्र हित में नहीं हो रहा है तो उसका साथ नहीं दें। अब आप ये नहीं कहना कि बहुत लंबा भाषण दूंगा कि राष्ट्र हित क्या है, इसकी परिभाषा पर बात नहीं करूंगा मैं। आपने हमेशा, बहुत खुशी होती है और यहाँ आके इस मिट्टी में आके और यहाँ आके आपके बीच में आके, एक फौजी का इससे ज्यादा और क्या चाहिए, कितना आदर, इतनी इज्जत। और सबसे ज्यादा आपने ये नहीं कि मेरे तो जहाँ जब मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रिटायर हुआ और कटारिया साहब, आपने हमको इज्जत दी, आपने हरी सिंह को इज्जत दी, आपने उनकी जो वीरांगना है उनको इज्जत दी, और आप उनका जैसे ख्याल रखे हो, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है और यही सच्ची समाज सेवा है और यही सच्ची देश सेवा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ आपसे दो जो बहुत खूबसूरत शब्द हैं हमारे, उनको आपके अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ दो जो बहुत प्यारे शब्द हैं देश के लिए, उनका उच्चारण आप जो है मेरे साथ करें। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और नमन करता हूँ श्रीमती मनकोरी देवी जो शहीद वीरांगना हैं, उनको और उनके परिवार को। आज के इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर विराजमान सभी महान हस्तियां, मेरे सामने विराजमान सभी महानुभाव, मातृशक्ति, और इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रही हमारी भांजी अनीता आर्य। मैं वक्ताओं ने काफ़ी बोल लिया, लेकिन मैं थोड़े से मेरे अनुभव साझा करना चाहूँगा जो मैंने हरि सिंह जी के साथ में कुछ लगभग 4 साल बिताए हैं। अनुभव क्या, सबसे पहले तो हरि सिंह जी यहाँ कूदन की स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम तो उनके छोटे भाई सांवर जी के साथ क्लास फेलो थे, तो उनसे काफ़ी 2-3 क्लास पीछे थे। लेकिन हरि सिंह जी जितने शानदार फुटबॉल के प्लेयर थे, उतने ही अच्छे वो वॉलीबॉल के प्लेयर भी थे। और जिस प्रकार के जेठी के काजलों में जो दबंगता, जो निर्भीकता, जो काम करने के लिए जो इनिशिएशन, जो आगे होकर के काम करने की जो क्षमता है, वो सभी गुण हरि सिंह जी में मौजूद थे। यहाँ से वो 24 अगस्त 1969 में बीएसएफ में भर्ती होकर के गए और सबसे पहले वो टेकनपुर जहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की, वहीं पर वो इंस्ट्रक्टर लग गए। तो आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि कोई वो आदमी विलक्षण ही होगा जो वहीं पे ट्रेनिंग करता है और वहीं पे उसके बाद में वो इंस्ट्रक्टर भी लग जाता है। तो मैं जनवरी 1973 में जब भर्ती होके गया तो पहले दिन तो हमें कुछ नहीं पता लगा,
लेकिन अगले दिन एक आदमी मुझे बुलाने के लिए आया कि आपको कोई बुला रहे हैं। तो मैं गया, वहां पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। हरि सिंह जी को मैं देखते ही पहचान गया, और साथ में बैठे हुए थे धैर्य सिंह जी बीपुर के हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी और दोनों अच्छे इंस्ट्रक्टर भी। अच्छे इंस्ट्रक्टर होने का तो मुझे बाद में भान हुआ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत लाड से सारी बातें पूछी, गांव के बारे में पूछा, और उसके बाद कैंटीन में ले जाकर के मुझे जलेबी खिलाई। वो जलेबी का मिठास मैं आज भी जब हरि सिंह जी का नाम लेता हूं तो मेरे मुंह में आज भी मैं उस मिठास को महसूस कर सकता हूं। हरि सिंह जी का वो अपनत्व, वो प्यार देख करके और मैं अभिभूत था, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर से आगे वहां पर कोई अपना मिल जाए और एक 18 साल के बच्चे से जब इस प्रकार का स्नेह व्यक्त करे तो डेफिनेटली वो अभिभूत होगा। लेकिन जब उनका दूसरा रूप मैंने दूसरे ही दिन देखा, जब ग्राउंड के अंदर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी, तो वो रगड़ा लगाने में सबसे आगे मेरे को ही ले रखा था उन्होंने, यानी कि जम के रगड़ा। मैं ये उम्मीद करता था कि शायद ये मेरे आदमी हैं इसलिए मेरे साथ कुछ रियायत करेंगे, लेकिन नहीं, वो एक बहुत सख्त इंस्ट्रक्टर थे और बहुत सख्ताई से अपने ट्रेनिंग्स के सामने पेश आते थे, और मैं भी उस सख्ताई का जो है उनका सामना किया। लेकिन दोपहर के बाद जब फटीक का टाइम होता था तब वो अपने पास बुला लेते थे, और उन्होंने कुछ टाइम बाद में मुझे ऑफिस में लगा दिया, जहां पर मैंने टाइपिंग वगैरह सीखी और आगे कुछ ऑफिस वर्क भी सीखा। यानी कि उनके साथ में रहते हुए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हरि सिंह जी एक कमांडो थे, और कमांडो में भी आज तो एसपीजी है, सब बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स का और उनका प्रोटेक्शन के अंदर जिनका इस्तेमाल होता है, उस टाइम एसटीएफ थी, स्पेशल टास्क फोर्स, और वो एसटीएफ के अंदर हरि सिंह जी थे। वो दुर्भाग्यशाली दिन आया जब 84 में, मैं उसे दुर्भाग्यशाली इसलिए कहूंगा कि एक और आतंकियों द्वारा देश को तोड़ने के लिए, खालिस्तान की घोषणा करने के लिए सारा कुछ उनका रेडियो स्टेशन वगैरह सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका था, और वो स्थिति आ चुकी थी कि वो जल्द ही इस बात की घोषणा गोल्डन टेम्पल से करने वाले हैं, और हिंदुस्तान की जो अखंडता है उसको खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में हरि सिंह जी जो है वो वहां मौजूद थे, और उन्होंने वहां पर कमांडर्स ने जो है एक बहुत बड़ी चीज करी। उन्होंने ये कहा कि एसटीएफ में भी वो कमांडोज आगे आए हैं जो वॉलेंटियर हैं, जो ये कहते हैं कि मैं जो है इस युद्ध के अंदर मैं मेरी स्वेच्छा से आगे जाना चाहता हूं। वो ऐसा युद्ध था कि गोल्डन टेम्पल में जहां पर भिंडरेवाला या जो आतंकवादी जो थे जहां बैठे थे, उसके वहां ऊपर जो दीवारें थी, उन दीवारों में सुरंग थी, सुरंग नहीं कह सकता हूं, सुराख थी, और सुराख के अंदर बंदूक की नाल जो है या गन की जो नाल है वो फिट थी, और दूसरे सुराखों से उनको शत्रु नजर भी आ रहा था, और उस सुराख से भी अगर वो देखें तो अपने बंदूक को बाकायदा प्रॉपर वो जो है टारगेट कर सकते थे। इस ऐसी स्थिति थी वहां पे। उस स्थिति में ये निश्चित था कि अगर कोई भी सैनिक अगर वहां घुसेगा और अंदर जाएगा तो डेफिनेटली मौत उसका स्वागत करेगी, क्योंकि वो लोग आड़ में बैठे हुए थे, वो एक मकान में बैठे हुए थे, और दीवार में छेद करके अपनी गन लगाए हुए, अपनी ताक लगाए हुए बैठे हुए थे। और ये इनके साथ तो यहां तक था, इस देश की धर्म की स्थितियां देखो आप, कि आप गुरुद्वारे में सैनिक जो है अपना जूता पहन करके अंदर नहीं घुस सकता था, उसको जूते उतरवाए गए उनके वहां पे। आज फौजी की अगर ताकत को कमजोर करना है तो उसके जूते उतरवा दो। फौजी का सबसे बड़े अगर कोई नाजुक हिस्सा होता है तो उसकी पगथली होती है। उनके जूते उतरवाए गए और उसके बाद में उन्हें अंदर जो है उसके अंदर भेजा गया। डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष भी किया। उनको एक भ्रष्ट लगा, एक गोली नहीं लगी, उनको एक भ्रष्ट लगा था, वो भ्रष्ट लगा उनको, और वो तत्काल जो है, लेकिन फिर भी वो पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और अंत में 2-3 दिन के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। हरि सिंह जी वहां पे मैं जो जहां पर था वहां भी अपने वॉलीबॉल के खेल को बहुत अच्छे आनंद के साथ में किया करते थे। अब इस शहादत के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। ये हिंदुस्तान की सरकारों को मैं लानत भेजता हूं जो शहादत और शहादत में फर्क करते हैं। ये बीएसएफ का जवान आज आपको ये कहते हैं कि सेना थी साहब, सैनिक था, सेना था, ये सब झूठी बात है। यहाँ
कोई सेना और सैनिक का दर्जा नहीं देते। ये हरि सिंह जी जो शहीद है उसके 35 साल बाद में उनको उनकी सुध ली गई कि वो एक शहीद है। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को इस बात के लिए कि 35 साल के बाद में उनका दिल जगा कि एक आदमी शहीद हुआ। आप सोचिए उस टाइम 24-25 साल की उनकी पत्नी और उनके गोदियों में खेलते हुए उनके नन्हे बच्चे, क्या हाल हुआ होगा उनके। आज जो सैनिक हैं उनके अंदर गिनती नहीं होती है बीएसएफ की वो बुरी हालत है जो आज मैं बताऊं आपको, थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि बीएसएफ अपने राजस्थान की जो 1072 किलोमीटर की जो सरहद है, इसके अलावा हिंदुस्तान की लगभग 6346 किलोमीटर सरहद के ऊपर वो तैनात रहती है। और बीएसएफ वो फोर्स है जो अगर शत्रु का हमला होता है तो सेना तो पीछे अपने बारिक में या मोर्चों में होती है, सबसे पहला झटका जो झेलती है वो बीएसएफ झेलती है। उसके बाद में आर्मी टेक ओवर करती है, लेकिन आर्मी टेक ओवर करने के बाद भी बीएसएफ पीछे नहीं जाती। बीएसएफ आर्मी के साथ में एज ए गाइड का काम करती है और लास्ट तक बीएसएफ के साथ लड़ती है। लेकिन इस हिंदुस्तान की सरकार ने बीएसएफ के जवानों के लिए न तो उनको पेंशन है, आज आप शर्म की बात है ये कि बीएसएफ के जवानों को जैसे सिविल कर्मचारियों की जैसे उनके साथ में बर्ताव किया जाता है, जबकि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटे वाले जो कर्मचारी हैं उनके बराबर उनको सुविधा दी जाती है। आप सोचिए इस बात को कि एक सैनिक आर्मी का शहीद होता है और एक सैनिक बीएसएफ का शहीद होता है। आर्मी के सैनिक को वो सभी सुविधाएं दी गई, लेकिन हरि सिंह जी को वो सुविधा देने के लिए, हरि सिंह जी के परिवार को सुविधा देने के लिए, हरि सिंह जी की शहादत को स्वीकार करने के लिए सरकार को 35 साल लगे। और उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते आए कि ये कुदन की स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद में यहाँ जेठ में प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। अरे ऐसा वीर योद्धा जिसने खुद ने वॉलेंटियर होकर के और अपनी जिंदगी को दाव के ऊपर लगाया, उनकी शहादत को 35 साल। तो मैं आपके इस मंच से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, हम तो यहाँ पर सभी यही मान लेते हैं कि साहब सेना का है, सेना के बहादुर जवानों ने, वो सेना के बहादुर जवानों ने नहीं था, वो बीएसएफ का बहादुर जवान था। और बीएसएफ का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उसने आसपास के गांवों का नाम रोशन किया। अपने इस क्षेत्र का सबसे पहला शहीद था वो हरि सिंह काजला, इस क्षेत्र का सबसे पहला शहीद था। और मैं उनके परिवार को और आप गांव वालों को मैं बारंबार नमन करता हूं कि ऐसी महान शख्सियत, ऐसे महान योद्धा को आप लोगों ने याद किया और इस प्रकार का सम्मान दिया और आज एक प्रेरणा उत्सव के रूप में उसमें मना रहे हैं। मेरे लिए ये इतनी प्रेरणा बहुत बड़ी है और मैं आज इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि मुझे कुछ समय हरि सिंह जी के साथ बिताने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरि सिंह जी काजला को नमन। और इसी गांव के लाडले सपूत जो शहीद हुए हैं, काजला जी के साथ ही उनकी मूर्ति स्थापित है, भंवरलाल जी चाहर को भी नमन। मंच पर विराजमान शहीद वीरांगना बहन मनोहरी देवी जी का अभिवादन। आज हमारे मुख्य रूप से जो अतिथि हमारे बीच विराजे हैं, परम सम्माननीय विशंबर सिंह जी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम के रोइंग में और अन्य खेलों में प्रतिनिधि रहे हैं, इंडियन टीम के मेंबर रहे। हमारे अपने जीजा श्री लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी पहचान पूरे देश में अलग से हमेशा से रही है, आदरणीय एसपीएस कटेवा साहब। मैं चाहूंगा हमारे सचिव जिला सैनिक कन्या बोर्ड भी यहां पर विराजमान हैं। आप सब हमारे इन रक्षा करने वाले और अनुभवी सैन्य अधिकारियों का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, मेरे छोटे भाई जिला उप प्रमुख भाई ताराचंद जी धायल, हमारे पूर्व विधायक भाई यहां विराजमान है गोवर्धन सिंह जी, आदरणीय पीएस जाट साहब, बोधूराम जी सरपंच साहब, हमारे मंचा सिंह अन्य सभी अतिथिगण।
शहीद हरि सिंह जी काजला के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत जेठी और आसपास के इलाके से आए हुए इस प्रेरणा दिवस के ऊपर ये संदेश लेने आए हुए सभी सम्मानित यहाँ विराजमान प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें, नौजवान मित्रगण, मीडिया के मित्र, बहुत सारी बातों का यहाँ उल्लेख हुआ और इस उल्लेख में हमने कितनी बातें अभी जो सुनी है, बीच बीच में मेरी भांजी अनीता ने बहुत सारी बातों का जिक्र जब हमारी मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही उद्बोधन देना शुरू किया, आपने सब सुना है। लेकिन इन सब के बीच इस धरती को, इस धरा को प्रणाम, उन माता पिताओं को प्रणाम जिन्होंने सीकर जिले ही नहीं वरन ये एक पट्टी है हमारी बहुत बड़ी जो हरियाणा से चलती हुई शेरगढ़ तक जाती है। 440 किलोमीटर की ये पट्टी और 45-50 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी देश के लिए सैन्य शक्ति के रूप में जानी जाती है और उसी के हम एक अंग हैं। विशंबर सिंह जी मथुरा से आते हैं, वेस्टर्न यूपी में भी वो पट्टी वैसी है। अब हमारे बीच और दुनिया के दूसरे देशों के बीच में तुलना करने की आवश्यकता जब पड़ती है तो हर क्षेत्र में सबको ये कहते हैं कि भाई साइंस में हिंदुस्तान पीछे है, अमेरिका आगे है, यूरोप आगे है, कहीं रशिया आगे है, कहीं किसी क्षेत्र में दूसरा देश आगे है। लेकिन जब सेना के जवानों की बात होती है, अधिकारियों की बात होती है, पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे जवानों की बात होती है, अधिकारियों की बात होती है, तो हमारे देशवासी नहीं वरन दुनिया के हर देश ये कहते हैं, वहां ये माना जाता है कि भारतीय फौज का, भारतीय सैन्य अधिकारी और जवानों का कोई जवाब नहीं है। एकमात्र ऐसा फील्ड हमारे पास है जहां पर पूरी दुनिया हमारे इन सैन्य अधिकारियों और जवानों का लोहा मानती है। इसमें हम नंबर 1 पर हैं। आज सीमाओं के ऊपर सशक्त पहरा हमारा जो आप देते हैं, उसके कारण से हम आज दुनिया के दूसरे देशों से होड़ करने लगे हैं। विकासशील देश के नाम के ऊपर जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, जो विकसित देश है, उनका मुकाबला करने के लिए हम खड़े हैं। उसके पीछे कारण है कि हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है, इसके बलबूते ही हमारी पहचान है और सैन्य शक्ति मजबूत है। लेकिन हमारे इलाकों की सैन्य शक्ति विश्वास पात्र भी है। भारतीय हमारे सेना के जो अधिकारी जवान हैं, जब ये लोग सेना भवन में बैठकर, चाहे कटेवा साहब हो चाहे विशंबर सिंह जी, जब छोटे ऑफिसर्स का सिलेक्शन करते हैं कि किसको सेना भवन में लगाया जाए, किसको राष्ट्रपति भवन में लगाया जाए, किन्हें रक्षा मंत्रालय में लगाया जाए, किन्हें विदेश मंत्रालय में लगाया जाए, कहां प्रधानमंत्री की ड्यूटी हो, कहां पार्लियामेंट में ऑफिसर की ड्यूटी हो, तो वहां बहादुरी के साथ में विश्वसनीयता की जांच होती है। और वकील साहब, जब वो जांच होती है भूपेंद्र जी, तो पूरे देश भर में बहादुरी के साथ सबसे ज्यादा वहां पर जो हमारे भाई लगे हुए हैं वो शेखावाटी के भाई लगे हुए हैं। आप बहादुर भी हैं और विश्वसनीय भी हैं। पारिवारिक परिस्थितियां किसान की क्या होती हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में निकलकर भाई हरि सिंह जी निकले हुए थे, एक अच्छे खिलाड़ी रहे। भाई रामचंद्र जी ने विस्तृत विवरण से उनके साथ ही रहे, पूरी बात बताई। दयाराम जी भी उनके साथ रहे हुए, पूरी चर्चा का वर्णन यहां पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये ऑपरेशन हो रहा था, वहां अपनी दिल की अंतरात्मा की आवाज से हरि सिंह काजला जी ने आगे होकर कहा कि सबसे पहले आगे की पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा, कोई दूसरा नहीं। इसी तरह से आपको तो जानकारी है, आपको कोई बात मैं बताऊं दोनों को वो ठीक नहीं लगता, लेकिन कारगिल के युद्ध के दौरान हमारे सीकर जिले का भाई बनवारी लाल बगड़िया जो सिगडोला छोटका है, वो कारगिल का पहला शहीद हुआ। यह भलीभांति परिचित है। कारगिल के युद्ध के दौरान जितने शहीद हुए, उनकी वीरांगनाएं हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन, उनको प्रणाम। पूरे सिस्टम में हम सबको एक अलग
अलग से पहचान जो देने की आवश्यकता है वो दी भी गई, ऐसा नहीं है। फौजी भाइयों की गांव में जो पहचान है उनका बड़ा आदर भाव है। लोग बात करते हैं कि भाई कोई बात आपस में गांव में गली में दानी में अटक गई कि भाई फौजी भाई किसी को बोलो सही बात कहेगा, तो आप लोगों का आदर है। लेकिन आर्थिक युग का जमाना है, परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, और वो मौका समयबद्ध तरीके से दिया भी गया है, दिया जा भी रहा है। लेकिन दूसरे फील्ड जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, यहां तो दबाव, यहां तो 13-14 लाख होंगे सर, कितने हैं? 15 लाख टोटल, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के 15 लाख। तो 15 लाख यानी 140 करोड़ लोगों के ऊपर मात्र 15 लाख है। और ये 15 लाख जो हमारे सैन्य अधिकारी और जवान हैं, इनके भरोसे हम 140 करोड़ लोग अपने अपने फील्ड में स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। ये इन्हीं की देन है, आपकी और हमारी तो बाद में है। हर फील्ड में काम करने की आवश्यकता है, हर फील्ड में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उस फील्ड में हम सब मिलकर निश्चित रूप से सामाजिक समरसता के भाव के साथ जो नौनियाल हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे बच्चे हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट मिले, ये आवश्यकता इस जमाने की है। मिल भी रहा है, लेकिन और अधिक उनको देने की आवश्यकता है। भारतीय सेना हो, सशस्त्र हमारी पुलिस हो, हमारे किसान भाई हो, किसान भाइयों का योगदान भी, हमारी सेना में वो जवान भी भेजते हैं, और सेना के लिए किसान भाई जैसी बात, चाइना की बात चल रही थी, अमेरिका की बात चल रही थी कि किसानों ने आज जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये इलाका जो है, यहाँ का जमीनी स्तर का पानी धीरे धीरे नीचे चला गया, उसके बाद भी कम पानी में ज्यादा फसल लेकर यहाँ के किसान भाइयों ने जो परिचय दिया है पूरे देश में, तो इसलिए बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं। आज रिजल्ट जो आ रहे हैं, आज ही रिजल्ट आया हमारे सीनियर आर्ट्स का, कला विज्ञान कला का, तो उसमें पूरा सीकर जिला राजस्थान में नंबर 2 पे रहा है। अभी पीछे 5-7 दिन पहले जब IAS, IPS और अलाइड सर्विसेज का रिजल्ट आया, तो हमारे जिले के ही भाई जाखड़, नीमका थाना के और मेरठ से 2 IAS प्रॉपर में आए हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत बातें हैं। ये सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए बच्चे जो हैं, वो जिस तरह से आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुति है। इसलिए जो गुरुजन हैं, पिलानिया जी की देखरेख में सारे गुरुजन पूरे जिले में काम करते हैं, उनको भी धन्यवाद है कि वाकई हमारी स्कूलों का नामांकन भी बढ़ा है और स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। ये स्टैंडर्ड और नामांकन चलता रहे, हम लोग मिलकर, हम सब हर क्षेत्र में, ये वो क्षेत्र है जो दुनिया के जितने क्षेत्र हैं वहां सब है। आज IT के क्षेत्र में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका तक में धमाल मचाए हुए हैं, डॉक्टर्स भी धमाल मचाए हुए हैं। सब जगह उनकी अहमियत है, उनकी पहचान है। मैंने बहुत जगह पर आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से, आप लोगों के प्यार के कारण से भाग लिया है। मुझे सौभाग्य से UNO अटेंड करने का समय मिला 1 महीने तक। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के उसमें 1 महीने तक मैंने देखा कि भारतीय मूल के छात्र जो है, इंटेलिजेंट है, वही हमारी पहचान है। हम भारतीय नेता वहां जाते हैं तो कोई बड़ी पहचान नहीं है, हम भारतीय अन्य क्षेत्रों के लोग जाते हैं, पहचान नहीं है। वहां पहचान है विचारधारा के साथ साथ में आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, यही वहां पर पहचान है। और मैं उन हजारों लाखों हमारे नौजवान भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, उनके माता पिताओं ने अपना पेट काट कर उनको बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारी पहचान बना रखी है। और भी यहां से बहुत सारे निकले, ये मेरी शुभकामना है। आज का मौका प्रेरणा दिवस का मौका है, यहां से प्रेरणा लेके जाएंगे। हम शहीदों को नमन तो करते ही करते हैं, लेकिन शहीदों के बारे में कहानियां प्रस्तुत होनी चाहिए। इनके बाद जो जीवन का पूरा सार रहा है, शिशुपाल जी बैठे हैं, हर साल जिस तरह का कार्यक्रम करते हैं, वहां से प्रेरणा लेते हैं। पूरे जिले में आज शहीदों के बारे में जानकारी तो सबको है, लेकिन ये शिक्षाविद विराजमान है कई पूरे सीकर जिले की और सीकर झुंझुनू की
कटेवा साहब बैठे हैं, ऐसी तंद में बताशु भाषण के बाद सीकर और झुंझुनू की या राजस्थान की शहीदों की एक हमारे जिलेवार और एक प्रदेशवार एक अलग से वो ग्रंथ जो है जिसमें उनके पूरा जीवन परिचय और उनकी शहादत और उनकी वीरता पूर्वक जिस प्रकार से उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए वो सब उसमें संकलित हो, इसके लिए आप प्रयास करें। उस प्रयास में ये पूरी टीम आपके बीच में, आपका एक साथी भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, ये टीम उस संकलन को पूरा करवा देगी, ये मैं कह सकता हूं। ये वो इलाका है, विशंबर साहब आप तो जानते हैं, आपको तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कटेवा साहब, पूरे हिंदुस्तान के आज तक किसी नौजवान ने पीठ पर गोली नहीं खाई, छाती पर गोली खाई है। और छाती पर गोली खाने वाले शहीद हरि सिंह जी को बारंबार विनम्र श्रद्धांजलि और उन्हें सत सत नमन। आप सब लोग आए, यहां से प्रेरणा लेके जाएंगे, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले और ढाणी ढाणी तक पहुंचाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। हमारे दोनों शहीदों को नमन। शहीद हरि सिंह जी काजला, शहीद भंवरलाल जी, हमारे दोनों वीरांगना सामान्य मनकोरी जी, सामान्य मौनी जी, आज के कार्यक्रम के खास मेहमान सामान्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, पूर्व विधायक सामान्य गोवर्धन वर्मा जी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सामान्य PS जाट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सामान्य कटेवा जी, लेफ्टिनेंट जनरल सामान्य विशंबर जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच सामान्य बोधुराम जी, शिक्षा अधिकारी सामान्य रामचंद्र पिलानिया जी, सम्मानित मंच, सम्मानित बंधुओं, सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित युवा दोस्तों, बंधुओं, बहुत सारी बातें हमारे दोनों शहीदों के बारे में आपको बताई और निसंदेह मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा ये पूरा शेखावाटी का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इस क्षेत्र ने शहीद दिए हैं और सबसे ज्यादा यदि कहीं शहीद इस देश में हुए हैं तो हमारा यही वो क्षेत्र है। और हमें बहुत गर्व से मैं भी कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत जेठी को ये सौभाग्य मिला, 2 शहीद इस गांव में हुए और दोनों के जो मूर्तियां लगी हुई हैं, शायद सीकर जिले का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर यदि कोई स्मारक है तो आपका इस जेठी ग्राम पंचायत का ये स्मारक स्थल है। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, इस ग्राम पंचायत के लोगों ने बहुत एकता दिखाते हुए इतना सुंदर यहाँ दोनों शहीदों का स्मारक बनाया। और आज का ये कार्यक्रम 38वां शहीद हरि सिंह जी का शहादत दिवस है। इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने इस ग्राम पंचायत में किया है, उसके लिए भी मैं ग्राम पंचायत के लोगों का बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और निसंदेह मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे इस क्षेत्र में नियमित रूप से कोई न कोई फौजी शहीद होता रहता है। इस देश के लिए विकट परिस्थितियों में हमारे फौजी इस देश की सीमाओं पे काम करते हैं। और सौभाग्य का आज ये दिन भी है, हमारे फौज के 2 आला अधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। और मैं तो कटेवा जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित इस बात के लिए करना चाहता हूं, जब भी कटेवा जी को ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, निश्चित ही कटेवा जी के पास यदि समय नहीं होता तो उसके बाद भी समय निकाल के ऐसे कार्यक्रम में आप सीकर जिले में आते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर जी से तो हम पहली बार मिल रहे हैं इस कार्यक्रम के रूप में, लेकिन आज के कार्यक्रम को जब विशंबर जी देखेंगे तो निश्चित के उनके मन में भी यह भाव आएगा कि शेखावाटी के इस अंचल में जब शहीदों को शहादत का कोई दिन होता है तो निश्चित ही हमारे अंचल के बहुत सारे लोग उस शहीद को याद करने ऐसे कार्यक्रम में आया करते हैं। और मैं ये कहना भी चाहूंगा, जैसे गोवर्धन जी आपको कह रहे थे दोस्तों, ये शहीद आपका है,
हमारे परिवार का शहीद है, इस गांव का शहीद है, इस जिले का शहीद है, इस देश का शहीद है। और ऐसे शहीदों को जब मेले लगा करते हैं, इस मेलों में संख्या हमारी अच्छी रहा करती है। हमारे नौजवान साथी जो पढ़ने स्कूलों में पढ़ा करते हैं, कॉलेजों में पढ़ा करते हैं, और इन्हीं शहीदों की जो प्रेरणा लेके जब वो फौज में जाया करते हैं और निश्चित देश की सेवा में कठिन परिस्थितियों में वो काम किया करते हैं, देश की रक्षा किया करते हैं। ऐसा हमारा ये सीकर जिला है। ये सीकर जिला वो जिला भी है दोस्तों जिस जिले को याद किया जाता है तो खेलों के रूप में भी याद किया जाता है। बहुत सारे नामचीन प्लेयर हमारे ऐसे सीकर जिले ने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब भी हमारे खेल की प्रतियोगिता हुआ करते हैं, उन खेल की प्रतियोगिता में हमारे सीकर जिले ने बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दिए हैं जो अर्जुन अवार्ड और ओलंपिक में रहे हैं। और उनमें लीड करने वाला एक व्यक्ति आपके इस कार्यक्रम में सामान्य सुभाष बहरिया जी, जब वो जमाने के छोटी रेसों के बहुत जबरदस्त स्पीड के खिलाड़ी उस समय हुआ करते थे, और आपकी प्रेरणा से और आपकी देखा देखी से बहुत सारे प्लेयर हमारे सीकर जिले में धीरे धीरे खेल के आए। हमारे से सीकर जिले को शिक्षा का हब जिला भी कहा जाता है बंधुओं, और इसे सीकर जिले के हब शिक्षा के को बनाने में यदि सबसे ज्यादा प्रमुखता से किसी ने साथ दिया तो हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी आज के कार्यक्रम में भी आए हैं। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों में काम करते हुए हिंदुस्तान के छोटे से एक जिले को हिंदुस्तान के मानचित्र पे यदि किसी ने नाम दिया तो हमारे शिक्षक साथियों ने भी दिया है। इसलिए मैं उन लोगों को भी जरूर इस कार्यक्रम में याद करना चाहूंगा, और निस्संदेह ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में हम बढ़ चढ़ के भाग लें, हमारे शहीदों को हम याद करें। जब भी शहीदों का ऐसा कोई दिवस आता है, जहां जहां भी ऐसे स्मारक लगे हुए हैं, उन स्मारकों पे जाते हुए हम लोग हमारे यूथ को उन शहीदों के बारे में जानकारी दें जो थोड़े बहुत कहीं कम जानकारी ऐसे रखा करते हैं। आप लोगों ने बुलाया, और निश्चित मैं तो ये भी कहना चाहूंगा सीकर जिले का जिला उपप्रमुख होने के नाते समझे, यहाँ एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता जो नियमित रूप से आपके सामने कोर्ट के सामने खड़ा रहा करता है, जब भी मेरा कोई काम हुआ करता है, और मैं कहा भी करता हूं दोस्तों, पंचायत राज का मैं शायद राजस्थान का सबसे सीनियर मेंबर हूं, लेकिन साथ ही मैं ये कहना जरूर चाहूंगा दोस्तों, जो जैसी जिम्मेदारी को व्यक्ति को जैसे दी जाती है उस जिम्मेदारी को अक्सर से उसको निभाना चाहिए, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, या उसके बाद में तमाम जनप्रतिनिधि हो। जो भी जिम्मेदारी उनके पास रहा करती है उस जिम्मेदारी को अक्सर से यदि वो निभाता है तो निश्चित ही जनता उसको स्वीकार करती है। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, मेरे लागे कभी भी कोई काम हो तो निश्चित ही मैं सीकर के कोर्ट के सामने नियमित रूप से खड़ा रहा करता हूं। आपके बीच में पहले भी रहा हूं, आपके बीच में बाद में भी रहता रहूंगा। आप जो भी छोटा मोटा काम बताएंगे तो निश्चित ही उस काम में मैं सहायक के रूप में आपके बीच में रहूंगा। आप लोगों ने मान सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।